गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का अपना दूसरा लेक्चर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग systems. Okay, now we have to discuss about measurement of length. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हम लेंथ का मेजरमेंट दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला क्या है डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें क्या है किसी भी चीज को मेजर हम डायरेक्टली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम ये इस बोर्ड को ले लें, ये बोर्ड क्या है, इसका एक एज और दूसरे एज के बीच में जो डिस्टेंस है इसको अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? सिंपली एक मीटर स्केल लेंगे और उससे हम क्या कर लेंगे मेजर कर लेंगे, और जो मेजर करने के बाद जो ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका लेंथ होगा। तो ये बोर्ड का लेंथ को हम इस तरीके से हमने मेजर कर लिया, तो ये क्या आएगा, ये होगा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा, जिसमें डायरेक्टली हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से किसी का लेंथ को मेजर कर लें। जबकि इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड होगा जिसमें क्या होगा किसी भी चीज के डायमेंशन को, लेंथ या ब्रेथ जो भी हो, इसके क्या करेंगे डायमेंशन को हम डायरेक्टली किसी भी मेथड से किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे आप एग्जांपल ले लो एटॉमिक लेवल पे। अब एक एटम से दूसरे एटम के बीच का डिस्टेंस कितना कम होता है, कितना कम होता है? इतना कम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तभी तो मेजर करेंगे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एक इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। और दूसरा केस ले लो, अगर ये हमारा जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा हो, अगर वेरी फार ऑब्जेक्ट हो, ऐसा बोल दें जो इसका डिस्टेंस लाइट ईयर में हो या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हो, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ से लेके सन का डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो क्या हम सिंपली मीटर स्केल को ले जाके नाप सकते हैं क्या? इतना बड़ा है क्या मीटर स्केल अपने पास? या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ से लेके सन तक को डिस्टेंस को मेजर कर सके? लेकिन हमारे पास तो वैल्यू है, हम बता सकते हैं सन से लेके अर्थ तक का क्या है डिस्टेंस कितना है। तो ये वैल्यू कहां से आया? तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इनडायरेक्ट मेथड से। ये इनडायरेक्ट मेथड कुछ और नहीं है, बस ये हमारा क्या है क्रिएटिविटी है, हमारा थिंकिंग लेवल है, हमारा मोरल पावर है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जब ये पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे हम मोरल पावर या थिंकिंग पावर से कैसे हम इनडायरेक्ट मेथड के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। आइए से हम आते हैं डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड में जो पहला हमको पढ़ना है क्या है, मीटर स्केल। हमने सभी देखा है मीटर स्केल क्या होता है। सिंपली से आपने ज्योमेट्री बॉक्स जो यूज करते हैं या करते थे वो क्या है मीटर स्केल उसमें रहता था। तो मीटर स्केल में क्या कुछ इस टाइप का मीटर स्केल आपका रहता था। इसके बीच में क्या है स्मॉलेस्ट डिवीजन हुआ करते थे, स्मॉलेस्ट डिवीजन हुआ करते थे, ठीक है। ये आपका मान लो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे सेंटीमीटर में होता था हमारे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे मीटर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है इस टाइप का हुआ करता था। तो ये क्या है मीटर स्केल है, ये क्या है मीटर स्केल है। तो इससे जो वैल्यू मेजर कर सकते हैं, ये तो हमारे सेंटीमीटर हमारा मीटर स्केल होता था, और जब हम बड़ा डिस्टेंस को यूज करते हैं तो मीटर स्केल हुआ करता है। जो हम यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वहां मीटर स्केल यूज करते हैं, ठीक है। तो मीटर स्केल में जो वैल्यू हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं वो क्या होगा, 1 mm से लेके 100 मीटर तक, मतलब 10⁻³ मीटर टू 100 मीटर तक हम इजिली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। लेकिन इससे जैसे नीचे जाएगा वैल्यू तब क्या होगा, ये मीटर स्केल नहीं, तब हम जो यूज करेंगे वो हो जाएगा वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर ये क्या होता है, ये वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसके आउटर डाया को मेजर कर सकते हैं। अगर ये इसमें होल रहता तो इसके इंटरनल डाया को भी मेजर कर सकते हैं और इसके लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर।
इसका जनरली इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप का स्केल होता है, एक मेन स्केल होगा, एक वर्नियर स्केल होगा। ये वर्नियर कैलिपर को हम डिटेल में जब हम इसका न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ताकि ये वर्नियर कैलिपर का कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे, तब उनको ज्यादा बढ़िया से वो समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं स्क्रू गेज पे। सॉरी, पहले इसका हम वैल्यू रेंज बता देते हैं। तो रेंज क्या होगा इसका, 0.1 mm टू 1 mm। तो 0.1 mm से लेके 1 mm तक के बीच के जो डिस्टेंस को मेजर करता है वो क्या होता है, वर्नियर कैलिपर होता है। अब जैसे ही 0.1 mm से नीचे आता है तब हम दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। वो दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, स्क्रू गेज हो जाएगा, स्क्रू गेज, ठीक है। ये भी हम जनरली इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, लेस देन 0.1, ठीक है। ये तीनों क्या थे, डायरेक्ट मेथड थे। और भी हमारे पास डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, ऐसे बोल दो लाखों इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो जो बेसिकली हमको देखना था, एक ओवरव्यू लेना था, हमने ओवरव्यू तीनों का ले लिया। इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा पैरेलैक्स मेथड है, और एक ये वर्नियर कैलिपर भी है। तो वर्नियर कैलिपर को हम न्यूमेरिकल के साथ देख लेंगे। आज जो हमको डिस्कस करना है डिटेल में वो पैरेलैक्स मेथड है, ठीक है। इससे पहले ये डायरेक्ट मेथड तो है, इसको हम देख रहे हैं। जैसे ही हम देख रहे हैं ये मीटर स्केल, जो बड़ा डिस्टेंस हो, लार्ज डिस्टेंस हो, तब हम यूज कर रहे हैं। उससे जैसे ही छोटा डिस्टेंस आ रहा है वर्नियर यूज कर रहे हैं। फिर क्या होगा, उससे छोटा कर रहे हैं, आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, हम स्क्रू गेज का यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होगा, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इसको अप्लाई करते होंगे डिफरेंट यूज के लिए, ठीक है। जैसे वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो प्रॉपर्टी है इसका लीस्ट काउंट। ये प्रॉपर्टी क्या है इसका, लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके हेल्प से हम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्टेन करेंगे मेजर करके, उसी स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लिस्ट काउंट बोलेंगे। अब ये लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कितना कम या ज्यादा होगा वो डिटरमाइन करेगा इसका एप्लीकेशन को। अगर मीटर स्केल का अगर लिस्ट काउंट अगर बहुत ही ज्यादा कम हो तो इसको हम छोटे डिस्टेंस के लिए मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्ट काउंट इसका ज्यादा हो तो हम इसको छोटे डिस्टेंस के लिए मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं लिस्ट काउंट के वेरी करने से इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं ये लिस्ट काउंट ही क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर्टी है जो इसके एप्लीकेशन को डिटरमाइन करता है, ओके। अब आते हैं लिस्ट काउंट पे। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, ठीक है। तो मीटर स्केल का क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट, मीटर स्केल जैसा कि हमने देखा, तो मीटर स्केल मान लो ये, तो मीटर स्केल के लिस्ट काउंट को मेजर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या, ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल का रीडिंग क्या है, ठीक है, ये स्केल रीडिंग। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, स्केल रीडिंग। मान लो मेजर करने के बाद 1 मीटर आया, 2 मीटर आया, 3 मीटर आया, चलो सबसे छोटा क्या है 1 मीटर, तो हम ले लेते हैं स्केल रीडिंग। ये क्या होगा, ये रीडिंग जो आएगा उसको बोलेंगे स्केल रीडिंग। और फिर देखेंगे नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन। ये क्या है, इस मान लो हम मेजर किए तो 1 मीटर डिस्टेंस आया और इसके बीच में कुछ डिवीजन है, मान लो क्या 10 डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। तो स्केल रीडिंग क्या था, स्केल रीडिंग हमको आया था 1, और क्या आ गया ये नंबर ऑफ डिवीजन, कितना डिवीजन था तो 10, 1/10, तो 0.1 मीटर। मतलब ये मीटर स्केल जो है इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। जबकि अगर वर्नियर का बात करें, वर्नियर की बात करें, लिस्ट काउंट तो ऐसे हमें हमेशा हमको लिस्ट काउंट ऐसे कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका, स्केल रीडिंग बाई नंबर ऑफ डिवीजन। अब वर्नियर कैलिपर पर आते हैं, ऐसे बताते आपको डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उसके लिस्ट काउंट को निकालने का तरीका अलग हो जाता है। क्यों तरीका इसलिए हो जाता है क्योंकि डिफरेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर को ले लो तो वर्नियर कैलिपर में 2 टाइप के स्केल होते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने बता रखा है। क्या होता है वो, पहला होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल।
तो लीस्ट काउंट अगर वर्नियर स्केल का हमको कैलकुलेट करना हो तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे किसका, मेन स्केल का। और लीस्ट काउंट किस फार्मूला से निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे। तो क्या बोल लिख देंगे यहाँ पे, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल काउंट ऑफ वर्नियर स्केल बाय सॉरी ये वर्नियर स्केल नहीं होगा, ये मेन स्केल हो जाएगा। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, ये फार्मूला को यूज करेंगे तो वर्नियर स्केल जो अपना वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.05 mm के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर अलग फार्मूला को यूज करेंगे तो फिर स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट आएगा। तो हमको ये स्क्रू गेज के बारे में उतना जानना नहीं है, वर्नियर के बारे में जानना था, इसलिए मैंने बता दिया। तो लिस्ट काउंट ऐसे ही आपको पूछे तो इसका कितना देगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। अगर मीटर स्केल यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर रहे हैं तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर में क्या आ जाएगा, 0.05 mm आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 0.0 mm आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा डायरेक्ट मेथड। आप लोग नोट कर ले, तब हम इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड को। ठीक है, डायरेक्ट मेथड को हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। इनडायरेक्ट मेथड में जो मैंने आपको पहले ही से बता रखा है, पैरेलैक्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए पहले हमको पैरेलैक्स समझना पड़ेगा, क्या होता है पैरेलैक्स। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये पैरेलैक्स क्या है, तो पैरेलैक्स समझने के लिए एक कंडीशन को हम एज्यूम करते हैं। मान लो ये आपका कोई बाइक है, ठीक है, सॉरी गाड़ी है, बाइक क्या लोगे, गाड़ी ले लो। ठीक है, आप इस पोजीशन पे हो, मान लो ये ए पोजीशन है आपका। ठीक है, यहां से एक कोई यहाँ पे एक ट्री, ठीक है, ये कोई ट्री हो गया और उसके पीछे ये इससे भी बड़ा कोई ट्री है। ये मतलब स्मॉल ट्री है एस, ये लार्ज ट्री है एल। ठीक है, यहाँ पे एक पोजीशन ये बना लो। ठीक है, ये मान लो बी पोजीशन। ठीक है, अब इसके कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ से अगर एस को देखें तो विजुअल एंगल कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हम यहाँ से इसको देखें विजुअल एंगल कुछ इस तरह का बनेगा। तो मतलब क्या होगा, ये राइट, ये वाला जो है एस ये राइट दिखेगा और ये एल लेफ्ट दिखेगा। दिखेगा ना जी, ये दिखेगा राइट, ये दिखेगा लेफ्ट। ठीक है, अगर यहां से देखने का ट्राई करो तो क्या होगा, ये स्मॉल जो ट्री था वो क्या दिखेगा, हमारे राइट दिखेगा और ये बड़ा वाला ट्री लेफ्ट में दिखेगा, जबकि ये दोनों सेम ही। ठीक है, अगर मान लो एज्यूम करो अगर इस पोजीशन पे होता, इस पोजीशन पे होता तो दोनों ट्री क्या होता, एक ही पोजीशन पे दिखता, दोनों ट्री एक ही पोजीशन पे दिखता। ठीक है, लेकिन जब यही कंडीशन अगर यहाँ पे आता, यहाँ पे अगर हम ये कार अब यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ से देखते तो हमारे लेफ्ट में ये आ जाता और राइट में ये आता। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज करने पे, पोजीशन चेंज करने पे मतलब विजुअल एंगल चेंज करने पे इसका लेफ्ट राइट हो जा रहा है, राइट लेफ्ट हो जा रहा है। इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं, इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जांपल से इसको समझाया गया है। वो क्या है, इसको जो हमारा ये लार्ज ट्री है इसको वॉल मान लो, वॉल पे एक स्पॉट, वॉल नहीं एक वॉल पे एक स्पॉट है, मतलब इसको वॉल स्पॉट मान लो। ठीक है, एक ये स्मॉल ट्री जो है इसको पेंसिल का नॉब मान लो। ठीक है, पेंसिल नॉब। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में ये एग्जांपल दिया है। ठीक है, और ये कार का पोजीशन एक आपके
आई का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके दूसरे आई का पोजीशन हो जाएगा, मतलब एक लेफ्ट आई हो जाएगा, एक राइट आई होगा। मतलब एक पेंसिल ले लो, ये आपका वाल हो गया, ठीक है, ये वाल हो गया, वाल पे एक स्पॉट हो गया, ठीक है। पेंसिल ले लो, पेंसिल के नॉब को पहले तो आप लेफ्ट आई से देखो, एक आंख बंद करके, फिर राइट आई से देखो, तो फिर कुछ इस तरह का एक कंडीशन बनेगा। लेफ्ट वाला चीज राइट अपीयर होगा, राइट वाला चीज लेफ्ट अपीयर होगा, अगर हम विजुअल एंगल को चेंज कर दे तो। इसी को हम पैरालैक्स बोलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं ये पैरालैक्स मेथड पे, ठीक है। तो बस इसी टाइप का कंडीशन बनता है। मैंने ऑलरेडी बताया है ये मेथड तभी यूज करते हैं जब ये वेरी फार ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे ये प्लैनेट का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो प्लैनेट का डिस्टेंस निकालने के लिए, जैसे कोई मान लो P नाम का प्लैनेट है, इसको मान लो साइंटिस्ट कोई पोजीशन A से, हम जानते हैं ये प्लैनेट को कैसे देखेंगे, टेलीस्कोप से। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है ए पोजीशन से प्लैनेट P को, और ये बी पोजीशन से दूसरा साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है बी प्लैनेट को, लेकिन सेम ही टाइम पे। तो कुछ मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस d होगा, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस d होगा, क्योंकि ये सेम टाइम पे सेम ही प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहा है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल b, यानी इसको बेस मानते हैं, इसी को बेस कहते हैं, ठीक है। ये स्मॉल b एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को अगर ध्यान से देखें तो क्या ये B और ये D, ये क्या होगा, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जबकि एक साइंटिस्ट से दूसरे साइंटिस्ट का डिस्टेंस तो क्या होगा, कम ही होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये B इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D। ये छोटा वाला B जो है, ये डिस्टेंस मतलब AB जो होगा बहुत ही छोटा होगा इन कंपैरिजन टू AP और BP, ओके। क्योंकि ये ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं ये थीटा, ये दोनों के बीच जो एंगल बढ़ रहा है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। ये एंगल मान लेते हैं, ये थीटा एंगल बढ़ रहा है। ये थीटा बहुत ही स्मॉल होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है और ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो ये थीटा भी बहुत ही छोटा हो जाएगा। जैसे ही थीटा ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम एक आर्क कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, ए बी को हम आर्क कंसीडर कर लेंगे। ए बी को अगर हम आर्क कंसीडर कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस, ये जो कैपिटल डी है, ये क्या आर के बराबर नहीं हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा ए बी आपका और ये डी हो जाएगा आर। तो हम इस केस में थीटा निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन क्योंकि हमने इसको कंसीडर किया आर, तो यही फॉर्मूला इस पे अप्लाई भी करना है। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा हमको हमेशा याद रखना है, रेडियन में ही निकालना है। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करना है। अगर आपको डिग्री में गिवन है तो आपको यहाँ पे रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ क्या है बी बाई, ये रेडियस क्या है कैपिटल डी, तो बी बाई कैपिटल डी। और हमको मेजर करना है कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये कैपिटल डी इधर आ जाएगा, कैपिटल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा रेडियन में। यही है आपका पैरालैक्स मेथड। ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में लोगों को ये पैरालैक्स है क्या यही समझ में नहीं आता, डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एक चीज को आप ध्यान रखें, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बस फॉर्मूला याद करने से कोई न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो अपने आप न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होता है, तो इसको हम एक्चुअली मीटर सेंटीमीटर में अगर हम मेजर करने लगे तो बहुत बड़ा बड़ा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर इसका सन से प्लैनेट का डिस्टेंस, किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, कितना मीटर में आ जाएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास है। जैसे यहाँ पे देख लें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होता है 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। उसी तरह एक लाइट ईयर, एक LY मतलब एक लाइट ईयर में कितना मीटर होगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। उसी तरह एक पार्सेक, ये पार्सेक क्या है, ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, पार्सेक होता है। क्या होगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर एक पार्सेक होता है।
जब हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर या पार्सेक में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कम कम आता है, मतलब इतना बड़ा वैल्यू नहीं आता, तो हमको आसानी होता है, ठीक है। और एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक खत्म हुआ। आप जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लें, उसको याद करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन पे आएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद।